बच्चों, इस वीडियो में क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंधन के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से छांटकर रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए, रिक्त स्थान में सबसे पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहा जाता है। तो इसमें हम भरेंगे फसल। अगला है, फसल उगाने से पहले पहला चरण मिट्टी की तैयारी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बोते हैं। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। क्यों तैरते हैं? क्योंकि क्षतिग्रस्त बीज जो हैं वो हल्के हो जाते हैं। अगला देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से क्या मिलता है, पौधों को जल और पोषक आवश्यक है। तो इस तरह से फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और मिट्टी से जल और पोषक तत्व चाहिए। तो इसमें जो हमें शब्द दिए हैं, सही शब्द छांटकर भरने हैं। अब दूसरा है, देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हैं और कॉलम बी में शब्द दिए हैं। जो सही शब्द हैं उनका मिलान करना है। जैसे पहला है, देखिए, खरीफ फसलें कौन सी हैं? धान और मक्का। रबी की फसलें डी वाला है, देखिए, गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक कौन से हैं? यूरिया और सुपर फॉस्फेट। तो बी वाला हम भरेंगे इसमें, रासायनिक उर्वरक, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। जैविक खाद किससे बनती है? पशुमल, मूत्र, पौधों का अपशिष्ट से। तो इसमें हम सी भरेंगे। तो इस तरह से कॉलम ए और बी में हम जो सही शब्द आपस में मिल रहे हैं उनका मिलान करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। अब देखिए, खरीफ फसल बरसात में बोई जाने वाली फसल है, जैसे धान और मक्का। रबी फसल जाड़ों में या शीत ऋतु में बोई जाती है, जैसे गेहूँ और चना। तो इस तरह से खरीफ फसल हो गई धान और मक्का, रबी की फसल हो गई गेहूँ और चना। तो ये दोनों के 2 उदाहरण हैं। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा है निराई और चौथा थ्रेशिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी तैयार करना, और आंसर है इसका, देखिए, मिट्टी को तैयार करना फसल उत्पादन का सबसे पहला चरण है। मिट्टी को पलटना और ढीला करना इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे मिट्टी हल्की हो जाती है। हल्की होने से पौधों की जड़ें भूमि में आसानी से जा सकती हैं। हल्की मिट्टी में जड़ों को श्वसन में आसानी होती है। इससे पौधे मिट्टी से जल और पोषक तत्व आसानी से ले पाते हैं। दूसरा है, देखिए, जो हमें पैराग्राफ लिखना है जिस पर यह है बुआई। ये क्या है? बुआई फसल उत्पादन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी के बाद बीजों को खेतों में बिखेरना बुआई कहलाता है। खेतों में बीज बोने के कई तरीके हैं। इनमें से पहला बिखेरना और दूसरा सीड ड्रिल। फिर है निराई। फसल उगने के साथ ही साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे फसल को मिलने वाले पोषक तत्व और जल पर प्रभाव डालते हैं। खरपतवार के कारण मुख्य फसल को पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश, जल पर्याप्त नहीं मिल पाता, जिससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः इन्हें हटाना पड़ता है। खरपतवार को हटाने की क्रिया को निराई करना कहा जाता है। अगला है, देखिए, थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या है? देखिए,
जब फसल काट ली जाती है तो उसके बीजों और दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग है। अगर खेती का कार्य बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है तो इस कार्य को हाथ के द्वारा बालियों को पटक कर किया जाता है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर खेती होती है तो यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो ये है थ्रेशिंग। अब अगला प्रश्न देखिए, बताएं कि उर्वरक खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? तो देखिए, उर्वरक और खाद में अंतर। सबसे पहला अंतर है, उर्वरक एक मानव निर्मित पदार्थ है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण गोबर व पौधों के अवशेषों के अपघटन से होता है। दूसरा अंतर है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद खेतों में ही तैयार की जाती है। तो ये दूसरा अंतर है उर्वरक और खाद में। तीसरा अंतर, उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक की मात्रा उर्वरक से कम होती है। तो इस तरह से ये मुख्य अंतर है उर्वरक और खाद में। अगला प्रश्न है, सिंचाई क्या है? सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए जो जल का संरक्षण करती हैं। तो इसका आंसर है, देखिए, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जल का विशेष महत्व होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां इस तरह से हैं। पहली तो है छिड़काव तंत्र। अब देखिए, छिड़काव तंत्र क्या है? इस विधि का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जो पूरी तरह समतल नहीं है तथा जहां पर पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो ये अन्य पाइप के जरिए दूर तक पहुंचता है। अब है, देखिए, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बेकार नहीं जाता, अतः यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि गेहूं खरीफ के मौसम में बोया जाता है तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। अब देखिए, आंसर है इसका, गेहूं शीत ऋतु में बोया जाता है। इसे जल की आवश्यकता खरीफ फसलों के मुकाबले बहुत कम होती है। यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो वर्षा के कारण अधिक जल मिलने से गेहूं की फसल नष्ट हो जाएगी, अर्थात पानी की अधिकता के कारण फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्योंकि गेहूं शीत ऋतु में बोया जाता है और खरीफ की फसल जो है ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। देखिए, खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं, क्योंकि लगातार फसल बोने से पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेते रहेंगे, जिससे धीरे धीरे मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होते जाएंगे। इसीलिए किसान खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके। या वो क्या करते हैं, फसल बदल बदल कर बोते हैं। उससे भी क्या होता है, मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं या मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो पोषक तत्व खत्म होने पर किसान उर्वरक और खाद डालते हैं। प्रश्न है, खरपतवार क्या है? हम इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? आंसर देखिए, फसल उगने के साथ ही साथ कुछ अवांछनित पौधे भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के कारण फसलों को पोषक तत्व
सूर्य का प्रकाश और जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, जिससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः इन्हें हटाना पड़ता है। खरपतवार को हटाने का कार्य खुरपी अथवा हैरो की सहायता से किया जाता है। बड़े पैमाने पर खेती होने पर कई प्रकार के रसायन भी उपयोग किए जाते हैं। इन रसायनों को खरपतवार नाशी भी कहा जाता है। तो अगर छोटे पैमाने पर खेती की जा रही है या कम जगह पर खेती की जा रही है तो खरपतवार हटाने का कार्य खुरपी या हैरो से हो जाता है। अगला है, देखिए प्रश्न, गन्ना फसल उत्पादन का प्रवाह चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित बॉक्स को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए हैं जो गन्ना फसल उत्पादन का के स्टेप है, समझ लीजिए। जैसे इसमें पहला स्टेप दे रखा, फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, फिर कटाई, बुआई। तो इनको हमें क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले गन्ने ये चीनी मिल में भेजने से पहले बोएंगे हम, तो इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे, फिर खेतों की जुताई करेंगे, जुताई होगी तो उसके बाद बुआई होगी। जब बीज बोए जाएंगे फिर उसके बाद खाद दी जाती है, खाद देने के बाद सिंचाई की जाती है और सिंचाई के बाद कटाई की जाती है। और जब फसल की कटाई हो जाती है या गन्ना काट लिया जाता है तब इसको क्या करते हैं, चीनी मिल में भेज दिया जाता है। तो कौन कौन से हो गए स्टेप इसमें? सबसे पहला मिट्टी तैयार करना, फिर खेतों की जुताई करना, फिर बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और लास्ट में जब गन्ना कट जाता है तो इस गन्ने को चीनी मिल में भेज दिया जाता है। तो ये थे फसल उत्पादन और प्रबंधन के प्रश्न और उनके उत्तर।